जोहार। नवभारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दिनकर जी की एक रचना है, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों के एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उसकी जय बोल। आज हम ऐसे स्वातंत्र समर के योद्धाओं पर परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं कि जिनके बारे में हमारी पीढ़ी बहुत कम जानती है, लेकिन उनका इतिहास व्यापक है, उनका व्यक्तित्व महान है और उन्होंने स्वातंत्र समर के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चर्चा पर हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारी दाहिनी तरफ आप डॉक्टर कंजीब लोचन जी। डॉक्टर साहब इतिहास के प्राध्यापक हैं रांची विश्वविद्यालय में। हमारी ठीक दाहिनी तरफ बैठी हुई हैं आप नाहिद साहिबा। नाहिद इतिहास की रिसर्च स्कॉलर हैं और इतिहास विषय पर कई आपके पेपर पब्लिश्ड हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको बहुत ही सामान्य तरीके से प्रस्तुत किया गया है और वर्तमान समय में उनको फिर से जानने की, समझने की ज़रूरत है। तो अपने झारखंड में भी कुछ ऐसे योद्धा हैं? बहुत अनगिनत ऐसे योद्धा हैं जिनकी जय बोलना, जैसा कि आपने कहा दिनकर साहब को कोट करते हुए, जिनकी जय बोलने की समाज को बहुत ज़रूरत है जी, क्योंकि उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है। वो इस देश के, इस राज्य के निर्माताओं में से हैं। तो जब हम अपने निर्माताओं के बारे में बढ़िया से नहीं जानेंगे तो न हमारा वर्तमान ठीक होगा, न हमारा भविष्य ठीक होगा। इसलिए उन सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी आहुति दे दी स्वातंत्र समर में, उनको याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। स्थिति यह है कि अब जितना अन्वेषण करेंगे, छानबीन करेंगे, तो नए नए लोग सामने उभर करके आ रहे हैं। अब माहौल ऐसा बना है कि ऐसे जो अभी उभर करके आ रहे हैं उनको हम लोग सही जगह पर प्रोजेक्ट करने की स्थिति में आ रहे हैं। बहुत सारे कारणों से इतिहास लेखन लोप साइडेड था, एक तरफा था। अब वो आम लोग, पीपुल्स के प्रति कुछ रुझान बढ़ा है और ऐसे सारे लोगों को जो एक तरह से दुर्भाग्य से गुमनाम या कम नाम रह गए थे, उनको अब हम लोग धीरे धीरे सामने ला रहे हैं। बहुत सारे लोग पूरे देश भर में इस किस्म के प्रोजेक्ट, खास करके आज़ादी का स्वास्थ्य जो हम अमृत महोत्सव चल रहा है, तो अच्छी सूचनाएं हर जगह से मिल रही। छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या अपने झारखंड से भी ऐसे ऐसे गुमनाम जो लोग हैं उनको सामने लाया जा रहा है। ये सुखद स्थिति है। आज हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास के साथ न्याय हो रहा है और हम ये प्रोग्राम भी उस न्याय का भागीदारी है। ये देख करके, जान करके, समझ करके हमको अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है। ऐसे कौन कौन से योद्धा नाहिद मनी हैं झारखंड के जिन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? झारखंड में बहुत से ऐसे योद्धा रहे हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से भूमिका निभाए हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ हमने गिने चुने नाम इतिहासों में दर्ज हो सका है, कुछ नाम रह गया है। तो ऐसे जो कुछ भी जो मुख्य हैं उनमें भागीरथ मांझी रहे हैं। टाना भगत आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जतरा भगत का। बिरसा मुंडा आंदोलन में बिरसा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ऐसे ही मतलब देश के भी बहुत सारे हीरो होंगे। जैसे आपने ध्यान में होगा कि जैसे हजरत महल का नाम आता है, चांद बीबी का नाम आता है। तो ऐसे कुछ महिलाएं भी? जी हाँ, महिलाएं भी रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई रही हैं, बेगम हजरत महल रही हैं, उससे पहली मुस्लिम रजिया सुल्तान रही हैं। इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। जी।
रानी लक्ष्मीबाई के साथ वीरांगना और एक थी, उनका नाम इतिहास में बहुत झलकारी बाई। झलकारी बाई, उनका नाम बहुत बाद में इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ। लेकिन उन्होंने, कहा जाता है कि जब रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई थी तो उनको बचाने के लिए उनका रूप धारण करके और वो सामने आती हैं और लड़ाई लड़ती हुई अंग्रेज़ों को काफ़ी दूर तक ले जाती हैं और लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त होती हैं। तो ऐसी प्रेरणादायक जो हमारी वीरांगनाएं रही हैं, तो सर मतलब अपने यहाँ झारखंड में कुछ उदाहरण अपने पास में है जिस पर अभी रिसर्च चल रहा हो? झारखंड में जो अभी झारखंड के भी इतिहास में आप देखिएगा कि संथाल परगना का क्षेत्र ज़्यादा उपेक्षित रहा। ऐसे तो पूरा झारखंड ही उपेक्षित रहा, लेकिन इसमें भी संथाल परगना ज़्यादा उपेक्षित रहा जी। और वहाँ पर कुछ शोध चल रहे हैं। रांची में ही जनजातीय शोध संस्थान है, वहाँ से एक प्रोजेक्ट हमारे सामने आया था। तो लोगों ने कुछ लोगों को वहाँ पर ढूंढा है जो 1855 के आसपास संघर्ष में शामिल थे और जिन्होंने अपनी आहुति दी जी। इसमें क्या है कि पटना में जो आर्काइव्स है, बिहार आर्काइव्स, दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स है, वहाँ पर छानबीन करके हम लोग नामों की सूची जान सकते हैं। और जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें कितने लोगों को कौन कौन सी सज़ा दी गई थी, इसका भी रिकॉर्ड अंग्रेज़ लोगों ने छोड़ के रखा है। तो उसकी भी सहायता से हम लोग नए नए नामों को जान रहे हैं। तो इस प्रकार से कई नाम हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे जी जी कि हम सभी लोगों को काली बाई, एक भील युवती थी, उनका योगदान जरूर याद करना चाहिए। काली बाई वो टिहरी जो उधर रियासत था उत्तराखंड के आसपास, वहाँ पर कोई आंदोलन चल रहा था, तो उनके किसी जो एक स्कूल था जो लोग चलाते थे, तो सरकारी आदेश हुआ कि स्कूल को बंद किया जाए। तो स्कूल के मास्टर को कमर में रस्सी बांध करके खींचा जा रहा था और काली बाई वहाँ पर देख रही थी, वो उसकी स्टूडेंट थी। तो काली बाई ने अपने दरांती से उस रस्सी को काटा जो जीभ से जुड़ा हुआ था, उसको घसीट करके ले जाया जा रहा था। एक तरह से प्राणदंड दिया जा रहा था गुरुजी को। तो उन्होंने अपनी दरांती से उस रस्सी को काटा। वो पांड्या साहब थे शिक्षक, वो बच गए, लेकिन काली बाई भेलनी को गोली से मार करके अंग्रेज़ों के गुरुओं ने वहीं पर ख़त्म कर दिया। तो वो राजस्थान में घूमने से मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई वीरांगना थी जो कहीं पर शहीद हुई, इस प्रकार से अपने शिक्षक को बचाते हुए। तो ये वहाँ के राजस्थान का जो लोकल इतिहास है या कुछ मूवमेंट से वहाँ के राजस्थान पत्रिका वगैरह में कभी छपा, तो हम लोगों को आइडिया हुआ कि ऐसे भी लोग थे। तो ऐसे कई लोग हैं धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में से कई लोग आ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो बहुत बड़ा तत्व था कि एक भीलनी होकर के एक पांड्या जो कि मूलतः गुजराती थे वहाँ पर पढ़ा रहे थे। तो समझिए कि राष्ट्रीय एकता और समरसता की बात थी, बहुत बड़ी बात कि राजस्थान की शहीद हो गई और वो गुजरात से वहाँ पर पढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे देश जान रहा है, हम लोग जान रहे हैं। झारखंड के संदर्भ में टाना भगत साहब की बात आपने की है जी जी। तो उसमें एक पुट हम देखते हैं कि वो इतिहास ने उनके साथ पूरा न्याय नहीं किया जी। पूछिए कैसे? तो टाना भगत ने जो असहयोग का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने देश को या दुनिया के सामने लाया, उसके पहले प्रवर्तक या कह लीजिए पैगंबर टाना भगत थे। जी। जब गांधी जी भारत आए ही थे, उसके कुछ पहले ही इन्होंने नेतरहाट में शुरू कर दिया था अपना कार्यक्रम। अच्छा, तो उसी तरह पहले अच्छा असहयोग किया। और नेतरहाट में अभी आप देखते हैं जो बिल्डिंग बना हुआ है, वो बिल्डिंग नहीं बनेगा, बेगारी नहीं करेंगे हम लोग, इस किसी को लेकर के उन्होंने असहयोग शुरू किया था। जी जी। तो असहयोग का पहला उदाहरण झारखंड ने पेश किया, टाना भगत के नेतृत्व में पेश किया, नेतरहाट में पेश किया। तो वो प्रोजेक्शन ही होता है। कई बार हमने एक जगह पटना यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो हमने कहा कि वो मार्कोनी ने रेडियो तरंगों का आविष्कार नहीं किया, आविष्कार तो किया था जगदीश चंद्र बोस ने, लेकिन नाम तो मार्कोनी का होता है क्योंकि मार्कोनी एक बहुत बड़े पावर सर्किल का आदमी था। ये तो संघर्ष करने वाले थे जगदीश चंद्र बसु जी जी। एक परास्त या कह लीजिए कि गुलाम देश के नागरिक थे, आगे नहीं बढ़े। लेकिन लगभग वही चीज़ उधर भी होती है। टाना भगत को गांधी जी का अनुयायी
के रूप में हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है कि उल्टा हुआ। जी, टाना भगत जबकि गांधी जी के मूवमेंट से पहले ही टाना पहले भगत ने अपना हाँ, मूवमेंट जो शुरू कर दिया। क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है इतिहास में। जी। तारीख का जी मतलब फारसी में पाकिस्तान में आप किसी टीचर से पूछिएगा कि आज तुम क्या कह रहे हो क्लास में, तो कहेगा कि आज हम वो हड़प्पा की तारीख पढ़ने जा रहे हैं। तारीख का मतलब ही इतिहास होता है, डेट इतना महत्वपूर्ण है। जी तो हाँ। जतरा टाना भगत का डेट देखिए और गांधी जी का मूवमेंट का डेट देखिए, दोनों में जो अंतर है बहुत सब्सटेंशियल है। हम ये नहीं कह सकते कि गांधी जी को आइडिया हुआ उन्होंने सीखा, लेकिन जब इतिहास की बात करते हैं तो टाना भगत के साथ न्याय करते हुए असहयोग का असली और सच्चा और पहला प्रवर्तक टाना हमको भगत जतरा टाना भगत साहब को मानना चाहिए। और ये यदि हम लोग इसको मानते हैं, प्रोपगेट करते हैं, तो इतिहास के साथ एक न्याय होगा। हाँ जी। सही बात है। 1915 में वो भारत आते हैं महात्मा गांधी और हाँ, राजनीति में हाँ। रन करते हैं। जी, जी। और झारखंड आते हैं 1917 में और टाना भगत आंदोलन होता है हमारा 1914 में। तो निश्चित है कि उस वो जो बुनियाद थी अहिंसा और सत्य अहिंसा को लेकर चलने की राजनीति में, तो उन्होंने पहल की और उनका अनुसरण बहुत से साहित्यकार भी कहते हैं, इतिहासकार भी कहते हैं कई किताबों में कि महात्मा गांधी ने उनका अनुसरण किया था। सर की बात बिल्कुल सही साबित अच्छा नाहिद, होती है। एक बड़ी बात है कि जैसे होता है कि झारखंड जो 1857 का मूवमेंट था या 1855 का मूवमेंट था, उसमें भी बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। फिर इसके बाद भी बिरसा मुंडा का जो कार्यकाल है उसमें बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। टाना भगत का असहयोग आंदोलन हुआ, उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो है सो इसको गांधी जी भी समझ रहे थे। जी। तो गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भाई झारखंड के संदर्भ में होता है कि भाई 2-3 बार आए चले गए, बट कितने बार आए झारखंड? हम कल परसों ही एक बुक पढ़े, अनुज जी का बुक था, उनमें दर्ज है तिथि वाइज 11 बार वो आते हैं गांधी जी हाँ, झारखंड के एरिया में वो 11 बार आते हैं। 1917 में पहली बार आते हैं और इस तरह से कई तिथियां हैं। जमशेदपुर में 2 बार आते हैं, कोडरमा में आते हैं, रांची में आते हैं, कांग्रेस की 53वीं अधिवेशन रामगढ़ में था, वहाँ आते हैं और इस तरह से वो 11 बार आते हैं। मतलब गांधी जी को भी इस बात की समझ थी कि झारखंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इससे तो यही लगता है ना। झारखंड ऐसा क्षेत्र था शुरू से खनिज में भरपूर रहा है और यहाँ की मैक्सिमम आबादी जनजातियों की रही हैं। वो बहुत कर्मठ थे और देश के प्रति बहुत समर्पित इंसान, सीधे साधे थे। तो उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें अंग्रेज कहीं ना कहीं भेदभाव करते थे, तो उसमें वो कर्मठता से और बहुत वीरता से आंदोलन में कूद पड़ते थे। तो महात्मा गांधी तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे ही, प्रणेता थे ही, वो हमारे अगुआ राष्ट्रपिता भी थे। तो वो उस आंदोलन में ज़्यादा आग डालने के लिए या ज़्यादा मजबूत करने के लिए वैसे लोगों की तलाश में पूरे विश्व में भ्रमण किया करते थे जो हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन को ताकत दे। तो उनको लगा कि हम झारखंड इसमें अहम रोल अदा कर सकता है और इस सोच के साथ वो झारखंड बार बार आया करते थे और लोगों को शामिल करने की बात कहा करते थे, लोगों से आह्वान करते थे। उसमें हमारे टाना भगत जो समुदाय है और भी हमारे झारखंड के बहुत से लोग हैं, वो लोग उनको महत्वपूर्ण स्थान देते थे। देवघर में हम जो पढ़ते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। वारिंद्र घोष वगैरह जो थे वो पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन में बम बनाने और कई इस तरह के जो मतलब गर्मपंथी थे, गर्मपंथी थे, उनका मुख्य स्थल रहा है। राष्ट्रवादी आंदोलन के यूँ कहा जाए एक बहुत बड़ा केंद्र हमारा झारखंड का देवघर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड हमारा इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है झारखंड के लोगों की, यहाँ की माटी की। लेकिन कहीं न कहीं आवश्यकता है कि उसे हम बढ़ चढ़ कर किताबों में, पत्रों में, लेखन उस पर होना चाहिए, लेखन पे, साहित्यों में उसको वर्णन करें और विश्व के सामने लाएं, ताकि हमारी जो राष्ट्रवादी आंदोलन में सहभागिता है उसे सारा विश्व जाने और उसको अमल करे अपने निजी जीवन में। अच्छा, जैसे नाहिद ने कहा कि महात्मा गांधी कई बार यहाँ आए, उसी प्रकार स्वातंत्र समर के और कई ऐसे राष्ट्रीय योद्धा हैं जो अपने यहाँ आए। नहीं, वो तो उन्होंने सही कहा कि हाल में ये प्रकाशित हुआ है, अनुज कुमार सिन्हा की रचना, ऐसे भी लोग जानते थे 11 बार आए। और गांधी जी बड़ा विनोदी स्वभाव के आदमी थे। रांची रोड से रामगढ़ जा रहे थे तो फोर्ड गाड़ी उसमें चलती थी। जी जी। तो फोर्ड गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, बड़ा खबर रास्ता रहा होगा।
तो खराब हो जाने के बाद में कोई स्थानीय आदमी एक बहुत तंदुरुस्त बैल लेकर के आया और उसको बांध करके ले जाने लगा। तो गांधी जी ने कहा कि पहले यह फोर्ड गाड़ी थी और अब यह ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड हो गई। अच्छा, वो यहीं के झारखंड की ही हाँ, है। रांची रोड से लेकर के रामगढ़ के बीच की यह घटना है कि पहले यह फोर्ड गाड़ी थी, अब यह ऑक्सफोर्ड हो गई। तो इस प्रकार से गांधी जी से जुड़ा हुआ है। और सुभाष चंद्र बोस को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जो गाँवों से अंतिम बार जिनके दर्शन हुए वो एक तरह से डिसअपियर हो गए। तो उनका भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा। और हम लोग को बारीधर घोष का नाम लिया, वो अरविंदो घोष के परिवार के आदमी से, उनके छोटे भाई थे, उनका ननिहाल था देवघर के पास रोहिणी वगैरह में। तो वो न केवल वो गर्मपंथी आंदोलन के दिनों 1857 में भी जो सिपाही विद्रोह कहते हैं लोग, या आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन, सिपाही जागरण हम ज़्यादा सही नाम समझते हैं, क्योंकि 1857 के बारे में हम लोग को पता है कि उसके नाम को लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रकाशन विभाग से कोई किताब छपी, तो उसका नाम जानते हैं क्या? उसका नाम है 1857 सिंपली। वो रिवोल्यूशन था, फर्स्ट फ्रीडम फाइट था या क्या था, इस कंट्रोवर्सी में इतना लोग उलझ गए कि नाम देना पड़ा केवल 1857, जो 1957 में प्रकाशन विभाग से छपी। वो रविंद्रनाथ ठाकुर साहब ने वो सिपाही युद्धेर इतिहास लिखा जी। तो उसको हल्का फुल्का एडिट करके हम लोग कह सकते हैं कि वो सिपाही जागरण था। और सिपाही जागरण था, उसमें जो सामान्य लोग थे वो भी इन्वॉल्व थे। आज ही के द हिंदू में हम देख रहे थे कि इरफान हबीब साहब के हवाले से कहा गया था कि मेरठ में जो राष्ट्रीय आंदोलन का 1857 में बहुत बड़ा सेंटर था, आम पब्लिक ने भी सपोर्ट किया। बिना आम पब्लिक के सपोर्ट के 1857 इतना बड़ा मूवमेंट नहीं खड़ा हो सकता। तो रोहिणी में सिपाही लोग जरूर आगे थे, लेकिन उनके साथ हम कदम वहाँ की स्थानीय जनता भी थी। तो ये तो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और सर है कि हम पूरे देश भर के आंदोलन के बारे में 1857 के बारे में करते हैं, लेकिन झारखंड के विषय में हमको ये पता नहीं चलता है, अंदाज नहीं लगता है। तो 1857 के संदर्भ में जरा एक बार बताइए कि 1857 में झारखंड की क्या स्थिति थी, उस आंदोलन में कितनी भूमिका थी? जी, 1857 की जब बात हम लोग करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उस समय कम्युनिकेशन, संचार की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी जी। तो इसलिए वो बहुत लिमिटेड रह गया। जहाँ पर जो सिपाही कैंटोनमेंट वगैरह थे तो उन लोगों को किसी प्रकार से मिलिट्री के कम्युनिकेशन के सिस्टम के माध्यम से सूचना मिलती थी। और वो हल्ला हुआ कि सिपाहियों ने अंग्रेज़ों को भगाना शुरू कर दिया है, तो उसके ताव में यहाँ भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए। लेकिन 1857 बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं था यहाँ, क्योंकि बहुत सारे जो पावर सेंटर थे, जो महाराज टाइप के लोग थे, उन्होंने ऑल इंडिया पैटर्न भी ये है कि उन्होंने क्रांतिकारियों का नहीं बल्कि इन मोस्ट केसेज अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो जिनको आंदोलन में आहुति देनी थी वो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे, बल्कि आंदोलनकारियों को एक तरह से उन्होंने किया। तो ये बहुत शोध का विषय है कि यहाँ का आम आदमी 1857 में कितना एजिटेटेड हुआ था। यहाँ आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट 1942 के बाद या 1942 के पहले हम लोग देखते हैं कि बहुत हुआ। 1857 में कम्युनिकेशन की स्थिति बहुत सही नहीं थी। जी जी। डॉक्टर साहब, 1857 को ही नहीं, अगर हम संथाल विद्रोह को देखते हैं तो संथाल विद्रोह तो 1857 से पहले शुरू हो गया था जी। और उससे पहले भी कई यहाँ पर छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं घटती थी जो अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी खतरनाक था। और वो इसको किसी न किसी रूप में इसको यहाँ ऑपरेट करना अपने ढंग से चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। कहीं न कहीं उनके खिलाफ यहाँ पर मोर्चेबंदी थी। झारखंड में जो एजिटेशन हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद, आप शुरू कर सकते हैं कि 1700 कुछ ईस्वी में बाबा तिलका मांझी ने शुरू किया भागलपुर, जो बिल्कुल 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 1783 बहुत सारे लोग थे। लेकिन एक पैटर्न हम लोग देखते हैं कि यहाँ दो बातें बहुत रिमार्केबल है जो जनजातीय क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय समर हुआ। एक बात जो कि इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हम यह देखते हैं कि जितने भी आंदोलनकारी हुए, भगवान बिरसा मुंडा हो, वीर बुधु भगत हो या जो भी हो, टाना भगत भी, जैसा टाना भगत,
सब के सब अकेले ने पूरे परिवार के साथ लड़ा है। अच्छा दिवाकर जी, जी। ये बड़ा गंभीर विषय थोड़ा सा है कि 1857 या उससे पहले जब अंग्रेज हमारे देश में आते हैं, बैटल ऑफ पलासी के बाद जैसे प्रवेश करते हैं, तो वो झारखंड को ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे और छिटफुट घटनाएं होती रहती थी और एक मेजर मोमेंट होता है 1855 में। तो 1857 का भी तो गढ़ रहा है झारखंड आपका। नहीं, पहली बात ये है कि ये हम सोचते हैं हिंदुस्तान का ये पहला क्षेत्र होगा जी, झारखंड, कि अंग्रेजों के पांव इस जमीन पर पड़ते के साथ ही यहाँ आंदोलन शुरू हो गया। चाहे छोटा चाहे बड़ा आंदोलन हुआ। पिछला जो लेखक रहे भी है जो कि ब्रिटिश समर्थक थे, उन्होंने बहुत आंदोलनों को उपद्रव की संज्ञा भी दी है। इंसर्क्शन के नाम से भी जैसी जहाँ किताब निकली थी, तो कोल इंसर्क्शन था। तो ऐसा नहीं है कि इसमें उपद्रव नहीं हुआ। तो लगभग सभी लगातार दबाया गया, फिर विद्रोह, दबाया गया, फिर विद्रोह। तिलका मांझी के बाद फिर आपका हो विद्रोह हुआ, हो विद्रोह के बाद फिर बुद्ध भगत विद्रोह हुआ, फिर बुद्ध भगत के बाद फिर होलो का विद्रोह हुआ, उसके बाद फिर ये हुल क्रांति हुई अब संथालों का। तो कम बेश होते गया। उसके बाद एक फेज चेंज होता है। उसके बाद 1857 हुआ। 1857 के बाद भी कुछ रुका नहीं, उसके लगातार चलता ही रहा। उसके बाद भी लेकिन पैटर्न चेंज कर गया 1857 बाद, क्योंकि खून खराबा का जगह वो लोग भक्ति आंदोलन चलाने लगे और धर्म के आड़ में अपना लोग एकत्रित होते गए और करते गए। उसमें पहला सफाहौर मूवमेंट जो हुआ संथाल पगड़ा में, भागीरथ मांझी उसके संस्था प्रतिपादक थे। उसके बाद फिर वो आपका नीलांबर पीताम्बर का भी 57 के बाद ही हुआ है। उसके बाद फिर आपका तिलका मांझी के बाद तिलका मांझी बोल रहा है कोल विद्रोह, कोल विद्रोह नहीं, सफाहौर मूवमेंट के बाद फिर ये सरदारी आंदोलन दूसरा टाइप की चीज़ है, उसको आप भूल जाइए। बिरसा मुंडा के टाइम में उसको ज्वाइन किए थे। सरदार कौन थे? सरदार सारे के सारे हम लोग पता नहीं क्यों सरदार कहते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन सब सरदारी मूवमेंट कहते हैं उसको लोग जी। वो ऐसे आदिवासी थे जिसको कि जो धर्मांतरण करके ईसाई बन गए थे जी, और उसको ईसाई इसलिए बनाने के बाद बोला गया था कि तुम्हारी जो ज़मीन है, चाहे कोर्ट से हारे गए हो चाहे जिससे भी हो, तुमको वापस कर दी जाएगी। वापस नहीं होने पर वो चर्च के और अंग्रेज के भी विरोध हो गया था। तो उनका एक आंदोलन चला, वो लोग लड़ाई लड़े, पहले कोर्ट से हारे, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी गए, कलकत्ता में भी जाके वो हार गए। सुप्रीम कोर्ट तो लंदन में होता था, यहाँ होता नहीं था जी जी। इससे वो लोग विक्षुब्ध होकर वो चर्च के ही खिलाफ गए और अंग्रेज के खिलाफ गए। तो वो सरदारी आंदोलन कहता है। बिरसा मूवमेंट के भी सेकेंड हाफ में जब बिरसा जेल से बाहर निकल के आया तो सरदार लोग से जुट गए, क्योंकि बिरसा सबको भी एक चाहिए था ऐसा आदमी जिसके पास की मॉब हो, तो वो उसके साथ जुटे। और उसके बाद ही बिरसा कुछ कह सकते हैं कि उसके तक बिरसा उग्र नहीं था, अहिंसक था, लेकिन उसके बाद थोड़ा हिंसा की घटनाएं घटी है सरदारी लोग जुटने के बाद। लेकिन उसके बाद भी टाना भगत आया, टाना भगत ही अंत नहीं हुआ जी। टाना भगत के बाद कंटिन्यूटी दिख रहा है। दुका हो आ गए, हरि बाबा आंदोलन के नाम से वो आंदोलन हुआ जी। इस तरह, और सारा का सारा आज़ादी का आंदोलन तक जाके धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन हम ये तो कहेंगे कि बाकी आंदोलन भले समाप्त हो गया हो, लेकिन टाना भगत का आंदोलन आज की तारीख में भी जारी है जी जी। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि तुम लोग टैक्स लगान मत दो तो हम तुम्हारा ज़मीन, अब जब हमारी सरकार आएगी, राज आएगी, तो ज़मीन सबका वापस हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारा लगान जो है बंद कर दिया, और जब अंग्रेज सरकार आई तो उसका कोई ज़मीन वापस हुआ नहीं। तो लगान के चलते ज़मीन उसकी अंग्रेज सरकार ने सीज कर ली जी। 1908 का जो सर्वे हुआ है उसमें खतियान के जो फाइलें होते हैं ना, फाइल टाना भक्तों का जो था, मतलब एक दो पन्ना नहीं कह रहे हैं, पूरा फाइल के बुक कह रहे हैं, वो सिर्फ RS खतियान 1932 में कन्वर्ट होकर जनरल हो गया। तो सबसे ज़्यादा घाटा तो इसमें अगर देखा जाए बलिदान झारखंड में किसी ने तो जमीन के मामले में किया है तो टाना भगत को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। दूसरा लॉस क्योंकि उनका पूरे फाइल हमने देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि पूरा का पूरा फाइल लेके आया था, जो कि हमने आंखों से मेरा देखा हुआ है, हम बता भी दे भी सकते कोई हो। लेकिन अब उन्होंने गांधी जी का वचन तो याद है
कालांतर समय बीत गया, बेचारे टाना भगत जानते नहीं है। गांधी का जब भी नाम सुनते हैं घंटी हिलाते पहुंच जाते हैं, सोचते हैं कोई यही हमारा ज़मीन वापस करेगा। तो ज़मीन वापसी की मांग आंदोलन आज की तारीख पे भी चलता है, आज भी वो अहिंसक आंदोलन में चल रहे हैं। अच्छा, और एक बड़ी बात जी जो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना चाहेंगे हम कि उनका जो सिद्धांत प्रतिपादक जो थे उसके जतरा टाना भगत जी, उन्होंने जो 5-6 सिद्धांत का जो पालन किया था, तारीफ की बात यह है कि उसके बाद गांधी जी का भी वही सिद्धांत था। गांधी जी के पहले अहिंसा पहला वो था। और सबसे बड़ी बात जो अहिंसा आंदोलन का बहुत नामी है, नाम अलग था लेकिन टाना भगतों ने कहा था कि हम अपना श्रम दूसरे को नहीं बेचेंगे। मतलब एक ही हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। वो श्रम नहीं बेचने के चलते ही उसको जेल भेजा गया था, क्योंकि उस वक्त कार्य जो होता था या तो सरकारी ठेकेदारी से काम होता था या तो ईसाई मिशनरीज काम करते थे। और जमींदार लोग के बड़े बड़े ज़मीन थे जो उनका खेत में आदिवासी लोग ही काटते थे। उनके आह्वान पर सब उन्होंने काम करना बंद कर दिया, मकान बनना ठप हो गया, खड़े खड़े हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। तो उनको लगा कि ना इसको अंदर नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। फिर उस पर यही सरकार के खिलाफ बोलने और अशांति भंग करने के आरोप में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और जितने लोग थे जो प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने जेल के अंदर उसको इतना पिटवाया कि बाहर निकलने के बाद शरीर टूट गया, उसका देहांत हो गया। लेकिन वो एक तब तक संस्था का रूप धारण कर चुका था और जो आज भी कायम है। और संस्था अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने टाना बाबा लोग जमा हो गए और अपने अपने बाबा के दिशा निर्देश पर सब चलने लगे। इसीलिए भिन्नताएं आ सकती है, उसी में भिन्नताएं आए भी। अपने अपने क्षेत्र के जो संस्था बन गया, कुछ बंगाल के आसपास भी संस्था बना था। बहुत लोग कहते हैं कि क्या तो था उस वक्त जर्मन के लॉर्ड क्या नाम था, कि उसका भी एक आह्वान होता था। लेकिन जर्मन का जब आक्रमण किया विश्व युद्ध में जब हमला हुआ था तो जर्मन जीतता चला आ रहा था। तो टाना भक्तों को ये भी लगा कि कोई जर्मन कोई देवता है, जर्मन बाबा, और जर्मन बाबा भी हम लोग को ये अंग्रेजों से मुक्ति दिलाएगा, यहाँ भी आए। तो अपने भजनों में भी जर्मन बाबा को शामिल कर लिया। अच्छा, तो ये जो जिस प्रकार से जैसे आपने टाना भगत की व्याख्या की, तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि जो सफा होर भी काफ़ी। तो सर कंजी बलोचन जी, सफा होर की क्या भूमिका रही है अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में? हमको लगता है कि दिवाकर सर इस पर ज़्यादा बढ़िया से प्रकाश डाल सके, कि बहुत सारे विद्यार्थी शोध भी किया है। हाँ। सफा हो के बारे में। सफा होर भी आंदोलन था, भागीरथ मांझी इसके प्रतिपादक थे। तो ये क्या टाना भगत से भी ही मिलता जुलता या भक्ति मूवमेंट या स्वतंत्रता संग्राम का कोई रूप था? हाँ, कुछ तो मिलता जुलता था, चूँकि वो भी अहिंसक थे जी। साफा होर जैसा नाम से, ये नाम किसने दिया पता नहीं, लेकिन सीधा सीधी मतलब कि साफ सुथरा रहो, रहने वाले लोग, है ना। डेली स्नान करो, प्रतिदिन स्नान करो, उसके बाद पूजा करो, है ना, शाकाहारी भोजन खाओ जी। और उसमें लेकिन कहीं कहीं छूट थी, दारू शारू हड़िया मत पियो, लेकिन कभी कभी पूजा जो होती है सिंह मोगा की या धर्मेश की, उस वक्त वहाँ छूट ढीली दी गई थी। केवल सिंह बोंग की पूजा में ही आप और उसने उस प्रधान देवता को मान लिया था, सिंह मोगा को उन्होंने देवताओं के रूप में मान लिया था। सबने माना था, किसी ने इनकार नहीं किया था, लेकिन वहाँ कुछ छूट थी। लेकिन टाना भगत में एकदम छूट नहीं थी। उरांव में तो कई संप्रदाय पर संप्रदाय बनते चले गए ना, खासकर उरांव में। पहला संप्रदाय था मीज लकड़ा कच्छप जो लिखने वाले थे, हम लोग उसको मधुआ संप्रदाय बोला गया। कालांतर में से कुछ सुधरा तो एक समानांतर धर्मी पैदा हुआ, उसमें आपके भगत उरांव पैदा हो गया। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं झारखंड के देश के स्वातंत्र समर के योद्धा, तो संथाल जो मूवमेंट था, तो संथाल मूवमेंट में ऐसा कहा जाता है कि ये बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई थी, युद्ध था, विद्रोह नहीं था। आपका क्या है इस पर दृष्टिकोण? नहीं, सिद्धू कानू का जो युद्ध था सद, अच्छा हाँ, आप बोलिए। संथाल जस्ट हमारे 1857
का जो आंदोलन था, कहा जाता है, बहुत इतिहासकारों ने कहा भी है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि कहीं न कहीं संथाल विद्रोह को माना जाता है, प्रेरित है। जी हाँ, तो उसकी स्थिति ये थी कि जब अंग्रेज हमारे झारखंड में आए या देश के अन्य क्षेत्रों में आए तो उन्होंने लगान का जो दर स्थापित कर दिया था, कई गुणित अनुपात में वो जब भारतीय कृषकों से लगान लिया करते थे, और अगर किस्मत से हमारी बारिश नहीं होती या मौसम हमारी खेती के अनुकूल नहीं होता तो किसी तरह की भी छूट नहीं दी जाती थी। साथ ही वो कई नियम लाए अपने साथ, वो जमींदारी व्यवस्था को भी हड़पने के लिए कुछ न कुछ अपने सुविधा अनुसार नियम भारतीयों पर, झारखंड वासियों पर थोपा करते थे। अगर वो समय पर किसानों से लगान लेकर अंग्रेजों को समर्पित नहीं करते तो जमींदारी भी ले ली जाती थी। साहूकारों की भी अपनी अपनी कुछ स्वार्थ थे, हाँ। कि वो किसान से जो किसानों को ऋण देते थे, अगर किसान उनको समय पर वापस नहीं करते तो वो अंग्रेजों की भक्ति नहीं करते। तो कहीं न कहीं हर सबकी अपनी अपनी मंशाएं थी, अपने अपने उद्देश्य थे, वो पूर्ति नहीं होते थे। और इधर दूसरी ओर भारत की, झारखंड की जो जनता थी, जो आम जनता थी, उन्हें चाहिए था, उनका वर्षों से परंपरागत जो प्रशासन चलता आया था, उनके जो नियम कानून थे, उनके जो धार्मिक परंपराएं थी, वो नियमतः चले, उसमें अंग्रेज कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न करते थे। मतलब कुल मिलाकर के ये हस्तक्षेप न हो किसी व्यवस्था में। दरअसल इसमें दो तीन बातें हम जोड़ना चाहेंगे। जी, आप जो कॉलोनियल औपनिवेशिक शक्तियाँ यहाँ आई, देश में अंग्रेजों का शासन हुआ, कोई यूनिक चीज़ तो थी नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने शासन किया जी। तो जो वहाँ जो उनके खिलाफ जो कार्यक्रम हुआ, तो उसमें दो बातें हम कहना चाहेंगे। एक तो ये कि हम लोगों को विद्रोह शब्द नहीं यूज करना चाहिए जी। विद्रोह या रिवोल्ट या इंसरेक्शन, जैसा कि दिवाकर सर बोल रहे थे, ये अंग्रेजों के शब्द थे। हमारा शब्द संघर्ष हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है यदि अंग्रेजी परख हो तो वो विद्रोह तो उन लोगों की नज़रों में था, हमारे लिए वो संघर्ष था। जो दूसरी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो यह है कि टैक्स, रेगुलर टैक्स रिजीम में झारखंड की जनजातियाँ पहले नहीं थी। टैक्स के नाम पर थोड़ा बहुत जो हम लोग देखते हैं कि सरल जनजातीय समाजों में पोत पहले था, कुछ हल्का फुल्का बलि दे दिया, रेगुलर टैक्स देना है, ऐसा कंसेप्ट दिमाग में था ही नहीं। और जब अंग्रेज़ों का यहाँ आगमन हुआ और इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा संपन्न था कि गांव-गांव, गली-गली, पहाड़-पहाड़ पर घुस करके आदमी जाकर के टैक्स कलेक्ट करने लगा, तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ। और वही हम लोग देखते हैं न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश या दुनिया में भी जो जनजातीय समाज है, जो पहली बार कॉलोनियल सिस्टम के बाद टैक्स रिजीम में, रेगुलर टैक्स रिजीम में आया, तो उन लोगों की बहुत नई चीज़ थी, तो ज़बरदस्त रिवोल्ट किया। और एक दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि आप देखिएगा कि जनजातीय समुदाय के जो भी हीरो थे हमारे, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, वीर बुद्धू भगत हो या जतरा टाना भगत हो, पूरा का पूरा परिवार लड़ा है, स्त्रियां भी लड़ी हैं, बच्चे भी लड़े हैं जी हाँ। संथाल विद्रोह उसका उदाहरण है। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं। अब वीर बुद्धू भगत का सर जानते हैं कि उनका पूरा का पूरा परिवार जो है सब शहीद हुआ, इन्वॉल्व हो गया और शहीद भी सब हुआ। तो आप चंद्रशेखर आजाद के चारों भाई का नाम पूछिएगा तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जनजातीय विशिष्टता थी कि पूरा का पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता, छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियाँ, फूलो जानो जैसे आप देख रहे हैं हुल में बहुत लोग इन्वॉल्व थे। तो ये इस विशिष्टता को पहचानना होगा, तब जाकर के हम लोग यहाँ का झारखंड का जो स्वतंत्रता समर है उसके कुछ पैटर्न को समझ सकते हैं। आखिर इतना फियर्स, इतना आक्रोश पूर्ण यहाँ पर क्यों हुआ, जो मैदानी इलाकों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, वो यहाँ हुआ क्योंकि पहली बार हजारों वर्षों के बाद रेगुलर टैक्स रिजीम में आए, तो उनका आक्रोश स्वाभाविक था कि हम क्यों देंगे। उनका कारण भी था, हाँ, क्योंकि जमीन उसको किसी यहाँ जनजातीय समुदाय को किसी ने दी नहीं थी, जमीन उन्होंने खुद बनाया था जी। इसलिए उनका कहना था कि जमीन हमको कौन दिया, ना हमको अगले सरकार दी है ना कोई दी, जमीन सबको सिंगमोंगा या धर्मेश का दिया हुआ है। और हमने आए थे उस वक्त तो ये जंगल था, हमने खेती बाड़ी करके उसको खेती योग्य बनाया। खेती बनाने के बाद जमीन हमको कोई दिया नहीं, ना खाता ना पट्टा। देवताओं की भूमि मानते थे, वो उसको देवताओं की भूमि मानते थे। और ये आज की तारीख में भी ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, जुटा हुआ है, कहीं ना कहीं धर्म से जुटा हुआ है। इसलिए भी इसमें बहुत सारी बातें, खैर लेकिन वो बात की बात है। लेकिन पहला जो कहते हैं 1857 पहला विद्रोह था, लेकिन गवर्नर जनरल के जो उपाध्यक्ष थे मिस्टर काफ करके, हम नाम एग्जैक्ट भुला जा रहे हैं,
गवर्नर जनरल के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने 1932 को जो विद्रोह हुआ था बुद्धू भगत का, उन्होंने कहा था कि ये पहला आज़ादी की लड़ाई है। ये मेरा कहा हुआ नहीं, उनका कहा हुआ था। अच्छा। कि ये पहली आज़ादी की लड़ाई है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टांस मिलते हैं कि आज़ादी की लड़ाई का जो व्यापक पैमाना या मापदंड होता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, उसको वो परिपूर्ण करता था, किसी एक खास पॉकेट में नहीं था, उसके आवाम में था। हाँ, उसके साथ सिंहभूम जिला भी इन्वॉल्व था, उसके साथ पलामू जिला भी इन्वॉल्व, उस पुराना, आज का नहीं, जी जी। पूरा का पूरा सिंहभूम जिला इन्वॉल्व हो गया था, पूरा का पूरा अथिर हो गया था। और एक बात और है कि ट्राइबल में एक चीज़ और है कि कोई भी चीज़ व्यक्तिगत नहीं होता, चाहे एक ही चीज़ पूरे साल भर में एक ही चीज़ है, सोहराई पूजा जो व्यक्तिगत होता है, खलियान में बाग देता है, जैसे पूजा पाठ हो चाहे कुछ भी हो, सब सामूहिक होता है। हाँ, खेती भी सामूहिक करते हैं। खेती भी सामूहिक करते हैं, जीवन भी जन्म भी होता है तो भी त्यौहार सामूहिक होता है, मरते हैं तब भी वो सामूहिक क्रियाक्रम, सब अलग अलग इंडिविजुअल दाह संस्कार नहीं होता है। तो युद्ध भी हुआ तो भी सामूहिक हुआ, किसी परिवार की बात नहीं आती इसमें। वो पूरे के पूरे गांव जब भी होना है, सब सामूहिक होना है तो सामूहिक होता है, निर्णय भी सामूहिक होता है। आज के तारीख में भी हो समुदाय में किसी आप नायकवाद का लोग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समूह में लड़ते थे। वहाँ बहुत सारी घटनाएं घटी है, लेकिन बड़ा हम सोचते सबसे कट्टर तो वही लोग हैं। और एक फैसला हो गया आपका समाज में तो सारा समाज लड़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि इतिहासकारों को थोड़ा सा, मैं इस पर थोड़ा सतर्क रहने बोलता हूँ कि कोई एक आदमी अगर योद्धा निकल गया जो नेतृत्व किया, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे हम लोग महिमा मंडन में लग जाते हैं। जी जी। महिमा मंडन में हर एक चीज़ को उसकी वीरता के साथ जोड़ना, तो भी थोड़ा सा बचना चाहिए हम लोग को, नहीं तो वो कथा हो जाएगी, इतिहास नहीं। हाँ, मिथक बन इतिहास जो है, इतिहास होता है वो फैक्ट और फिगर, साक्ष्य और तथ्य पर आधारित होता है, इसीलिए उसको ध्यान में रखकर है तरीका। ऑरल हिस्ट्री भी है आजकल, मौखिक इतिहास भी चला आ रहा है, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन एकदम किदवंतियों का, लोक उक्तियों का सहारा आप लेने से ये मिथक बन जाने का खतरा इतिहास में रहता है। हमारे इतिहास पुरुष को मैं कहना चाहूँगा, सभी हमारे महानुभाव लेखकों से और शोधकर्ताओं से, कि कभी भी इतिहास पुरुष को कथा पुरुष बनाने का प्रयास मत कीजिए। इसीलिए महिमा मंडन से बचिए, और जो फैक्ट फिगर आपको लग रहा है बिना किसी दुर्भाव से और बिना किसी, दिवाकर जी, फैक्ट फिगर कैसे, यहाँ तो इंस्टीट्यूशन ही प्ले करेगा ना किसी चीज को। नहीं, फैक्ट फिगर है, जैसे बिरसा लोग कहते हैं कि बिरसा मुंडा जो है बहुत ईसाई था, इसीलिए जाके पूरा फिर बाद में विद्रोही बना या बड़का नेता बना। एक किताब पढ़ रहे थे हॉफमैन की, उसकी तारीफ में लिखा हुआ था कि बहुत लीडर थे, बहुत आर्थिक थे, बहुत ये थे, मुंडारी का लिखा, ये वगैरह वगैरह, तारीफ को पुल बांधा। उसमें ये भी लिखा था कि उसको एक आदमी बिरसा मुंडा ने तीर भी मारा था, लेकिन वो बच गए, बस बाल बाल बचे, और लेकिन उन्होंने अपने पक्ष से डिगा नहीं। तो ये इसी चीज़ को हमने कोट कर दिया बिरसा मुंडा के लेखनी में जी, कि बिरसा मुंडा उससे इतना बिगड़ा हुआ था कि उसको एक समझ की रात को हमला किया और तीर मारा। वो ओवरकोट के अंदर कोट के अंदर स्वेटर के अंदर गंजी उंजी पहनते थे, वो छाती तक पहुंचा, लेकिन सारा कोट को भेजते हुए चीज बच गया, ऐसे बचा। तो ये वो चीज़ वही है, देखने का नजरिया अलग अलग हो गया। अच्छा, बिल्कुल। तो इसीलिए उनका लिखा हुआ एकदम बेकार है, ऐसी बात भी नहीं है। और एक बात बता दूं आपको हम जी, कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से, एक तो चार्टर एक्ट के अनुसार उन्होंने पादरी को, चार्टर एक्ट के अनुसार पादरी को मना किया था। ये आंदोलनों के चलते उन्होंने अपने पादरी को बुलाया, 1765 में आए थे, लेकिन बुलाया उनको 1845 में। और 1850 के बाद तक जब कोई धर्मांतरित नहीं हुआ। अच्छा, इसमें ये भी एक तथ्य है क्या कि पहले कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर हाँ है, चार्टर एक्ट बुला कर 1813 में भारतीय लोगों को, मतलब अंग्रेजों को भारत में ईसाई बनाने के लिए छूट दी गई थी कि अगर आप जहाँ जिस क्षेत्र में जाएं तो ईसाई, यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर सकते थे। अच्छा। सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा उद्देश्य था, भैया पैसा कमाने आए हैं जी, कोई धर्म वरम कमाने नहीं आए। बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन जब उपद्रव होने लगा तो इसके ये जवाबदेह क्राउन के लिए भी होना पड़ता था, इसके यानी रानी विक्टोरिया के लिए। तो 50 में जब फादर गॉस्नर आए, वही चर्च किया, जेली चर्च की नींव डाला उन्होंने, गॉस्नर कॉलेज का। और उन्होंने ही सुझाव दिया कि जब तक
इसके अध्ययन नहीं करोगे आदिवासी जो भी पूजा पाठ भूत पिचास जो भी करते हो, तब तक तुम अपना धर्मांतर में सफलता नहीं मिलेगी। और उसके बाद अध्ययन से काम शुरू हुआ है और 18 पुस्तक 56 में निकली है, मुंडाओं का भजन से पादरी के द्वारा लिखा हुआ। वहाँ से लेकर 1900 तक केवल पादरी के द्वारा ही लिखा हुआ किताब, एक भी किताब दूसरे द्वारा नहीं लिखा हुआ है। 50 साल तक पूरा 50 साल तक, और 50 साल के बाद आज़ादी तक लिखा हुआ ज़्यादा किताब ज़्यादातर बड़े बड़े अधिकारी इसमें ज्वाइन किए। E.T. डाल्टन हुआ, हंटर हुआ, और भी बहुत सारे हैं। ये बड़े, एक हॉफमैन जर्मन पादरी था, वो भी बाद में देश निकाला गया जब युद्ध हो गया। तो इस तरह से देखा जाएगा तो लिखा गया, लेकिन ये सारी चीज़ बेकार नहीं है। हमको उसी में से सब चीज़ निकाल के देखना है और अच्छा उसके अच्छा और भी तरीका अच्छा निकालने इसमें एक जो ये तो है बाद के दौर में भी, जैसे 1857 के बाद जो मूवमेंट शुरू होता है भारत में, उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है नाहिद। जैसे कई हैं हमारे हीरोज़ हैं, ये टिकैत हैं, फिर वो 1857 के बाद झारखंड के, जी हाँ, झारखंड के ये 1857 के बाद देखिए कि जो भी राष्ट्रीय स्तर पर जैसे बंग भंग के खिलाफ आंदोलन हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, या सत्याग्रह हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोग पढ़ते हैं, झारखंड के स्तर पर सारा रिफ्लेक्ट हो रहा था। इस पर ध्यान नहीं गया, सर लोगों ने ध्यान दिया है, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान झारखंड या झारखंड में अभी जो भी शहर वगैरह हैं काफ़ी सक्रिय थे और बहुत इन्होंने योगदान भी किया है। स्टूडेंट मूवमेंट भी पलामू के डाल्टनगंज से शुरू हुआ, पूरे राज्य में फैला था, जो उस समय का दक्षिणी बिहार कहलाता था। हजारीबाग आंदोलन में आप देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण का भी जो इम्प्रिजमेंट हुआ, जेल तोड़ करके भागे, वो भी इसी राज्य में का ही एक ऐतिहासिक घटना रही है। तो पूरे देश के राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ यह क्षेत्र भी लगातार हम सफ़र ही नहीं था बल्कि हम कदम भी था, साथ भी चलते थे। अच्छा सर, हो एक बड़ी कम्युनिटी है और पोटा हो या ऐसा, उनका भी एक मूवमेंट काफ़ी यहाँ पॉपुलर रहा है और बड़ी 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 भूमिका निभाई है उन्होंने। 7 आदमी थे, पोटो हो, नारो हो, बड़ाई हो करके 7 आदमी थे उन लोग नेतृत्व में। और ये 1938 की बात है। जी जी। समझौता होने 32 के विद्रोह, 32 के बाद भूमिज विद्रोह हुआ, भूमिज के बाद फिर हो विद्रोह हुआ। इसमें आए नायक। अच्छा, इससे पहले भूमिज विद्रोह हुआ हाँ, है। ये टाटा वगैरह के आसपास जो भूमिज हैं। भूमिज विद्रोह 32-33 1832। मैंने इस बुद्धू भगत के 32 के बाद भूमिज विद्रोह हुआ। तो भूमिज विद्रोह के कौन नायक थे? गंगाधर, गंगा नारायण सिंह। अच्छा, गंगा नारायण सिंह नाम था, लेकिन वो भूमिज एक्चुअली ट्राइबल ही थे, मुंडा ट्राइब का एक पार्ट ऑफ मुंडा ट्राइब जी। अच्छा, और इसके बाद पोटो हो का मतलब? हाँ, पोटो हो, नारो हो, बड़ाई वगैरह सब जो है वो वहाँ आता है। आपके तेवो घाटी से शुरू होता है तो पूरा फैल जाता है। अच्छा, आपके ये क्या जंगल है बड़ा बेहद, सारंडा। अच्छा, ये सारंडा का जो पूरा जंगल यहाँ शुरू होता है टेवो घाटी से। जी, टेवो घाटी के जंगल शुरू होता है तो पूरा सारंडा होते हुए जाजपुर तक चला जाता है, उड़ीसा के जी, जो उसी सटा हुआ है सिंहभूम जिला के इलाके से। लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था इसका आपके 1932 में जो बुद्धू भगत का जो विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह। अच्छा, वीर बुद्धू भगत का विद्रोह। बुद्धू भगत का विद्रोह ये विद्रोह जबकि शुरू वहाँ से नहीं हुआ, शुरू हुआ था तमाड़ से। इसलिए बहुत लोग तमाड़ विद्रोह भी बोलते हैं या मुंडा विद्रोह भी बोलते हैं। वहाँ पर कोई अली खां करके जमींदार था जिन्होंने कोई किसी के साथ, आदिवासी महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया था। उसी आक्रोश में जाके मुंडा लोग उसके 400 या 200 का मवेशी हाँक के ले आए थे, आगजनी कर दिया था। इसी से विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन तत्काल अंग्रेज सरकार ने दबा दिया। तो उन्होंने यहाँ के लोग दबा दिया। देखिए, अंग्रेज सरकार को यहाँ के लोगों ने जमींदारों का और शोषक तत्वों का पोषक मान लिया था। थे भी, हाँ, यहाँ जितने भी हो जमींदार को, ये जमींदार थे और ये थे, उसको बिगाड़ने का काम भी इन्होंने किया अंग्रेजों ने, क्योंकि उसके पास अपने तो मुट्ठी भर थे जी, लगान वसूलना था, टैक्स वसूलने उसी के माध्यम से वसूलना, इसलिए उसी के माध्यम से वसूलना शुरू किए। अब वो 2 वसूलते थे, वो 4 वसूल के ले आता था। उनको लगा कि तो बड़ा बढ़िया छूट मिल गया है,
पहले तो हमको खतरा रहता था कि आदिवासी लोग विद्रोह कर देगा, अब विद्रोह करेगा तो मेरे पीछे पूरा फौज है, अंग्रेजी सरकार है, आधुनिक सरकार के पास हथियार भी है। हथियार है। तो इसलिए उन लोग का मन बढ़ाने में अंग्रेजी हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है। और भी हाथ है, कारण तो जाइएगा तो कोर्ट सबसे बड़ा कारण माना जाएगा। कहीं फरियाद करने के लिए अपनी यहाँ पहाड़ा सिस्टम थी, पहाड़ा सिस्टम बोल लीजिए, मानकी मुंडा सिस्टम बोल लीजिए, ढोकलो शहर बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, अपनी अपनी व्यवस्था थी। उससे हट के नया सिस्टम आ गया। नया सिस्टम से भी अब ढोकलो शहर में आने के बाद क्या हो कि जनरली जो जुडिशियल जो न्यायाधीश रहता था वो अंग्रेज रहता था। अंग्रेज को हिंदी आती नहीं थी और यहाँ के आदिवासी लोग को हिंदी को भी इंग्लिश तो समझ में, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात, हिंदी भी समझ में नहीं आती थी। वो अपनी भाषा बोलता था। सबसे ज़्यादा फायदा होता था वकील को। वकील अपना यहाँ के भाषाओं को जान जाता था, चाहे मुंडा हो चाहे उराव हो। वो जज को क्या बोल रहा है अंग्रेजी में, इनसे क्या सुन रहा है, इसका फ़ायदा दरोगा को, जमींदार को, ऑफिस के पेशकार को और बिचौलियों को बहुत ज़्यादा हो जाता था। जो मर्जी में आए बेचारा तो कुछ बोल रहा है आम, और उसको वकील उसको कटहल बता दे रहा है, पैसा का खेला हो रहा था। इसीलिए अच्छा एक चीज़ और डॉक्टर साहब है कि हमारी जो धार्मिक मान्यता है, सांस्कृतिक मान्यता है, उसमें हस्तक्षेप के कारण भी यहाँ पर अपने देश में विद्रोह कई जगह हुआ है। जैसे 1857 के ही विद्रोह की बात अगर हम करते हैं तो झारखंड में भी कुछ इस तरह का है। यह सर कह रहे थे कि जो हिंसक आंदोलन हुल हुआ संताल परगना क्षेत्र में, तो उसके बाद से यहाँ के लोगों ने धर्म को आगे रख करके आंदोलन शुरू किए। उसी का सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने कहा कि भगीरथ मांझी का हुआ सफा होर, और या जतरा टाना भगत भी धर्मेश को ही लेकर करके आगे बढ़ रहे थे। तो धार्मिकता का पुट जरूर था, क्योंकि जनजातीय समाज या बाकी भारतीय समाज भी 1900 ईस्वी के पहले तक बहुत ही अधिक धर्म भीरू था, धर्म प्राण था। धर्म सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था हमारे जीवन, हमारे मानसिक धरातल का। तो उसके माध्यम से एंट्री बहुत आसान थी और बहुत सफल भी होती थी। कि अब तो देखते हैं कि उधर खलक खुदा का वो 1857 में बहादुर शाह जफर ने भी कहा था कि खुदा ने आदेश दिया है कि 100 साल के बाद अंग्रेजों की मटिया मिट कर देना है, इनका 100 साल पूरा हो गया पलासी के बाद। तो इस प्रकार से सेलेस्टियल एलिमेंट्स को लोगों ने आह्वान किया है, उसका लाभ भी हुआ है। आप यदि कोई धार्मिक आस्था को लेकर के आप आगे बढ़ाते हैं बात को, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है और लोग सफलतापूर्वक सामना करते हैं, आकर्षित भी होते हैं। उसका जो पैराफिडेलिया होता है, अभी भी जैसा कि सर कह रहे थे कि हर बृहस्पतिवार को सफ़ेद पोशाक में आकर के लोग, आप लोहरदगा समाहरणालय देख लीजिए या गुमला समाहरणालय देख लीजिए, सब टाना बहुत लोग जुटते हैं और उनका वही धार्मिक वेशभूषा है, तुलसी की पूजा वगैरह करते हुए। तो जो एक रिलीजियस अपील है वो बहुत सर्वकालिक रही है। इधर 2000 ईस्वी के बाद थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड और भारत में भी, लेकिन पहले के 1900 ईस्वी के पहले का देखिए तो धर्म को लेकर के बहुत अधिक सेंसिटिविटी देखते हैं। नहीं, टाउन में गड़बड़ाया है, लेकिन देहात में अभी भी है। अभी भी बीफे के लोग जमा होते हैं। आप जो कह रहे हैं जी, वो एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, सफ़ेद पोशाक पहनते हैं, बीफे के दिन जमा होते हैं। बीफे के दिन हल नहीं चलाते हैं, हल भी नहीं चलाते नहीं। तो गाँव में तो है, टाउन में तो सब रिलीजियस कमांड है जो ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं हम लोग। धार्मिक ऑर्डर काफ़ी उस समय में भी था, उस समय भी था। अच्छा, एक इसमें जो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हमारे हीरोज़ हैं या हमारा चिंतन है या हमारा परंपरा है, हमारी स्थिति है, उसको कहीं ना कहीं जो हमारे इतिहासकार हैं उसको कहीं ना कहीं छोड़ते हुए दिखते हैं। तो जो नया अभी जो शुरू हुआ है पढ़ने का, सोचने का, वो कितना हद तक हमको राष्ट्रीयता के बोध से या सामाजिकता के बोध से आबद्ध करेगा? नहीं, ये आप जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं जी, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल है ना, शुरुआत हो गई है। अब धीरे सुधार होगा। शुरू में कुछ गड़बड़ सब आएगा भी, लेकिन एक समय आएगा जब सही हो जाए। पहला लोग पहले हम ये कह सकते हैं, हमसे पहले कह लेते हैं जी। पिछला जो थे पूरा, मैंने सब पहले मतलब पीरे
उस पीढ़ी की बात कर रहे हैं हम। आदिवासी के बारे में लिखना है तो 32 प्रकार का आदिवासी, एक ही आदमी 32 के बारे में लिख दिया। ये ऊपरी ऊपरी सतह पर जा सकता है, तो आसान नहीं है। हमको खुद क्लोराव मुंडा लिखने में मेरा सोच चला गया था 650 पेज का। तो और हमसे कहा जाए कि हम भी कहेंगे कि सारे आदिवासी के बारे में लिखे, तो हम कहेंगे सक्षम नहीं है, कोई भी सक्षम नहीं है। लेकिन पहले सक्षम लोग रहते थे। अगर आप बारीकी से हर पहलुओं को देखते हुए कोई भी काम लिखा लेखन का कार्य कीजिएगा, तो आप उसके बीच में जाके रह के जो प्राइमरी सोर्सेज, जो शोध का जो पहला सिद्धांत है प्राइमरी सोर्सेज, और प्राइमरी सोर्सेज का पहला सिद्धांत है कि आप जाके फील्ड वर्क कीजिए, उससे लोग नहीं करते। बिल्कुल। और आप हो के बीच में फील्ड वर्क कीजिएगा तो हो की भाषा जानिएगा तब ना कीजिएगा, नहीं तो अपने साथ हो आदमी को पकड़ के लेते जाइए, ट्रांसलेट कराते रहिए तब कीजिएगा। तो इस तरह से, और जंगल में जाकर ठहरिए, गाँव में रुकिए, उसको खोलिए कि आपकी अपनी बात खोल के कहे, तब आप होता है। तो लोग बचते हैं फील्ड वर्क से, लोग फील्ड वर्क से बच के छोड़ के असेंबलिंग वर्क करते हैं, और असेंबलिंग वर्क जो है घातक सिद्ध हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब आ रहा है लोग, क्योंकि पहले आदिवासी के बारे में बहुत लोग लिखते थे जो आदिवासी नहीं थे, अब आदिवासी के बारे में खुद आदिवासी लिखने लगा है, तो फर्क तो पड़ता है। जो बाहर से जीता है, जो बाहर का आदमी दर्द को समझ सकता है, लेकिन जो दर्द में रहता है उस दर्द को अनुभव करता है, साहित्य और इतिहास में दोनों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए धीरे धीरे अब यहाँ के लोग भी लिखने शुरू कर दिए हैं। उनका तो भुक्तभोगी है, पीड़ा उनको हुई है, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करेंगे तो सही ढंग से ही व्यक्त करेंगे। आ रहा है धीरे धीरे, अब रास्ते में सब आ रहा है। मतलब अभी जो इतिहास लेखन की दृष्टि विकसित हुई है कि जो हमारे बड़े बड़े हीरो हैं, जिनका हम पैराग्राफ में निपटा दिए, हजरत बेगम महल। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हम लोग जैसे कुछ न कुछ पढ़ते ही रहते हैं। और आप तो महिला हैं, तो महिला पक्ष को काफ़ी गौन कर दिया गया है इतिहास। जैसे हम लोग संथाल विद्रोह में ही देखते हैं कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव की चर्चा सबसे पहले लाइन पे होती है। कुछ कुछ किताबों में तो ये रहता है सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ये रहता है। फूलो झानो नहीं होती है, बिल्कुल ही नहीं रहता। हाँ, जब हम 2-3 किताबें पढ़ते हैं तब देखते हैं उनका, वो जब युद्ध में फंस गए थे तब उनकी बागडोर को इन बहनों ने ही संभाला था, और सखुआ के पत्तों से घर घर जाकर सूचनाएं दी थी। इसी तरह हम जब पढ़ते हैं झांसी के राष्ट्रीय स्तर की झांसी बाई के बारे में, तो झलकारी बाई हमें कम मिलती हैं। हम झारखंड के संदर्भ में देखें तो जयमंगल पांडे, माधव सिंह, नादिर राव, फिर विश्वनाथ सहदेव, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, इनकी भी अब आ रही हैं, लेकिन शुरू जो हम देखते थे बहुत एक पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ में मिला करती हैं। तो हम चाहते हैं कि जब हमारे इतने जो राष्ट्रभक्त हमारे नेता रहे हैं, अगुआ नेता रहे हैं, तो उनकी एक लंबी पेज हो प्रत्येक प्रारंभिक कक्षाओं से ही, स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल हो, कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल हो, प्रतियोगिता एग्जाम में हो, ताकि हम बच्चे जाने कि देश के लिए कैसे जागरूक होना चाहिए, या देश के लिए एक समर्पण की भाव होनी चाहिए, आपस में एकता की भावना होनी चाहिए, सद्भावना की भावना होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि माटी के लिए हम अपना सर्वस्व तैयार करें, ना कि हम निज स्वार्थ को देखें। इससे क्या होगा कि हमें द्वेष की भावना खत्म होगी, नफरत भावना आएगी ही नहीं। हम अपने देश के लिए हमेशा अपना जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे, धर्म अर्जित करेंगे, नैतिकता अर्जित करेंगे, उसको हम उस पर लगाएंगे। तो ये विस्तृत रूप में लेखन होनी चाहिए और हमारे पाठ्यक्रमों में और पूर्वाग्रह से रहित। हजारीबाग के आंदोलन में हम देखते हैं सरस्वती जी का नाम बहुत कुछ किताबों में मिलता है, जबकि हम जयप्रकाश नारायण जी का ज़्यादा जिक्र देखते हैं, महेश्वरी का हम नाम कम देखते हैं। तो वो सब आनी चाहिए, थोड़ा ही सही। तो हम देखते हैं कि वर्तमान दौर में जो शुरू हुई है वो बेहद मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है, और इतिहास की जो नई दृष्टि विकसित हो रही है वो हमारे जो दिनकर जी ने जो कहा कि जो अगणित लघुदीप हमारे, हम फिर उसी रचना को दोहरा रहे हैं। तूफानों के एक किनारे जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उसकी जय बोल। तो आज हम ऐसे योद्धाओं का, ऐसे प्रेरणादायी पुरुषों का, व्यक्तित्वों का नमन करें और उनका अनुसरण और स्मरण करें। इसके लिए नए सिरे से प्रयास शुरू हुआ है। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया, बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुआ। आप तमाम लोग हमारे स्टूडियो में आए,
आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार। जोहार। जोहार।